नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज 16 में। जो महेंद्रगढ़ को लेकर एक मुहिम स्टार्ट हमने की है, महेंद्रगढ़ को सुधारने का, महेंद्रगढ़ के अस्तित्व के बारे में आप लोग जाने, इन सब चीजों को लेके हमने सभी समाज सेवी, जो भी भावी पार्षद हैं, विधायक हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो इसको लेके आज हम पार्ट 3 में जोड़ेंगे विनोद जी पाली को। तो नहीं पाए थे, आज हो सकता है जल्द ही जुड़ जाएंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर कर। और विनोद जी पाली हमारे सामने है। नमस्कार सर। नमस्कार प्रदीप जी। कैसे हैं विनोद जी? बहुत कुशल मंगल है जी। आप सुनाओ प्रदीप जी, कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल थोड़ी टेक्निकल परेशानी थी, इसलिए जुड़ नहीं पाए थे। जी, कल मौसम खराब था, बरसात का मौसम बना हुआ था। और मैं तो ये कहूंगा कि भगवान के सहारे हमारे क्षेत्र में ये बूंदाबांदी हुई है किसानों के लिए। और हमारे क्षेत्र के बड़ा सौभाग्यशाली है हम, जो हुई इस समय पे बहुत सख्त जरूरत थी इसकी। विनोद जी, आप बहुत एक्टिव रहते हैं सामाजिक कार्यों में भी, और जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आपका रोल रहा है। तो आज आप जी एक आम नागरिक के भांति महेंद्रगढ़ का होते हुए आज ये बताएं कि महेंद्रगढ़ कहाँ पे स्टैंड करता है पूरे देश में। देखिए प्रदीप जी, पहले तो मुझे लगता है आप लाइव ले रखा है आपने मुझे, और सभी आपके जितने भी फॉलोअर्स, दर्शक, और इस फेसबुक के माध्यम से जो भी इंडिया न्यूज 16 है उसके माध्यम से जितने भी हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि वो उन्होंने समय निकालकर आपके चैनल को देख रहे हैं और महेंद्रगढ़ की दुर्दशा और हालात पर जो चर्चा करें उसका स्वागत करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। जी बहुत बहुत दूसरा धन्यवाद जी। दूसरा आपने महेंद्रगढ़ के बारे में अभी चर्चा की। मैं कुछ जिम्मेवार लोगों के साथ यहाँ महेंद्रगढ़ में बैठा था, और आज लगभग आप मुझे कुछ समय दोपहर में मिले भी थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें भी लगभग क्षेत्र के 20-30 लोग, राजनीतिक, सामाजिक और सभी गांव के कुछ लोग, सरपंच साहिबान और चेयरमैन वगैरह आपने देखे थे। वहां पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक सामाजिक कार्यक्रम के जो भी लिए। शहर को वहां भी सुधारना चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, वो सभी लोग वहां मौजूद थे। जी, लगभग मैं ये कहूंगा कि क्षेत्र के काफी लोग, जागरूक लोग वहां पर थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन वो समाज सेवा के लिए थे। और वहां भी यही चर्चा चल रही थी कि महेंद्रगढ़, जो आपने सवाल किया कि कहाँ स्टैंड करता है, तो मेरा मानना ये है जी कि पूरे भारत में बात कर ली तो अगर आप चंडीगढ़ से लेके महेंद्रगढ़ तक की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में महेंद्रगढ़ था तो बहुत पुराना गांव, शहर, और आज ये गांव से भी बेहतर हो चुका है। मेरे मुंह से गांव क्यों निकल रहा है कि आज यहाँ 30,000 से ऊपर आबादी, एक बड़ा गांव इसलिए कहूंगा कि जैसे आपके कई प्रदेश के अंदर बड़े गांव है, बादशाहपुर है, और आपका खरक है, जी केलंगा जी है, जो महेंद्रगढ़ की आबादी के अनुसार बराबरी करते हैं, लेकिन वो गांव जी। इस महेंद्रगढ़ से अच्छे हैं। आप महेंद्रगढ़ की इसलिए स्टैंड नहीं करते, मैं इसलिए चर्चा क्यों कर रहा हूं कि यहाँ पर ये स्टैंड बिल्कुल जीरो इसलिए है कि यहाँ के जो प्रतिनिधित्व रहे करने वाले लोग रहे हैं वो ना बराबर रहे हैं, इसलिए नाकामी का जो जी सीधा बिल्कुल साधा बिल्कुल। असर है चंडीगढ़ से लेके महेंद्रगढ़ तक, वो महेंद्रगढ़ का जीरो दिखाई देता है। इसलिए महेंद्रगढ़ की तो चर्चा मेरे ख्याल से आजकल जो आम जनता के ऊपर, इन नेताओं के प्रति जो होती है, वो 0% हो चुकी है जी। महेंद्रगढ़ कहीं भी अपने आप में एक सक्षम नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल दुर्दशा के हालात में एक नंबर पे कहा जा सकता है पूरे हरियाणा प्रदेश में। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं महेंद्रगढ़ के बारे में, जो लोग जानते भी हैं, कुछ लोग जानते हैं। लेकिन अब ये जानना चाहते हैं कि पिछले काफी समय से महेंद्रगढ़ में जो विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अवरुद्ध हो गया है, विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, आपकी नजर में क्या मानते हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी बताया, यहाँ के क्षेत्र के जो दो विशेष तौर से जो 40-45 साल से राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों नेता, राव दान सिंह और रामविलास शर्मा जी, आपने, जनता ने बहुत बड़ा जी प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, ताकत दी। आज दोनों ही का एक डायलॉग होता है, जो क्षेत्र के लोग किसी कारण में, आज जब सब्जी मंडी में लाला जी बड़ियों के पास बैठा था, हालात मंडी की सुन रहा था, तो वो रोड की व्यवस्था गिनवा रहे थे मेरे को। तो उन्होंने एक मिसाल पेश कर रहे थे कि जी भाई, जब मैं महेंद्रगढ़ में गया तो गिर गया, स्कूटर से मुझे चोट आई, तो फिर कुछ शहर के क्षेत्र के जिम्मेवार लोग रामविलास शर्मा जी के पास इकट्ठे होकर गए,
तो उन्होंने कहा जी मैंने मंत्री जी आप ये क्या हो रहा है, अपने क्षेत्र में रोड तक सुविधा नहीं है। तो उनका सीधा साधा सवाल एक ही जवाब क्या इतना खूबसूरत था कि वो हैरान रह गए सुनकर। बोला जी आपने तो मेरे को हरा दिया, तो मैं कहां से काम, एक से काम करवाइए। तो उन्होंने जो एक जिम्मेवार आदमी ने, एक राजनीतिक इतने पुराने सुलझे हुए मजे हुए आदमी ने, जब जनता के लोग इस तरीके से एक उम्मीद लेके जाते हैं और उसने सवाल ही उन पे खड़े कर दिया, आपने तो मुझे हरा दिया। तो इससे बेहतर मैं कहूंगा क्या यहाँ पर जिंदगी होगी, जो जिस उम्मीद के साथ में, जिस राजा के साथ या राजनीतिक आदमी के पास में उम्मीद लेके जाते हैं और वो इस तरह के सवाल करते हैं। फिर उन्होंने सोचा, फिर से हिम्मत जताई, वो स्थानीय विधायक के पास चले जाते हैं, वही सेठ जी, साहूकार लाला जी, क्षेत्र के जो लोग इकट्ठे होकर विधायक जी के पास समय लेकर उनके पास चले जाते हैं। तो अब उनसे भी सवाल वैसा ही और वैसा ही जवाब, उनसे भी कहा गया विधायक जी महेंद्रगढ़ में हालात बड़े खराब है, रोड की व्यवस्था दुर्दशा हो रखी है, आप कुछ कीजिएगा। तो उनका भी वही जवाब सेम, जैसे रटे रटाए दोनों तोता इस तरीके से जवाब देते हैं जनता को। कहते हैं भाई साहब मेरा तो सरकार ही नहीं है। तो भाई साहब आप 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह लेने के लिए विधायक बने हैं, आप विधानसभा में महेंद्रगढ़ की बात नहीं रखते। आप बात करते हैं किसानों की करते हैं, आप बात करते हैं कांग्रेस की करते हैं, आप बात करते हैं महंगाई की करते हैं। अरे भाई महेंद्रगढ़ की जिम्मेवारी आपके लोगों ने महेंद्रगढ़ की सड़कों के लिए दी है, शिक्षा के लिए दी है, स्वास्थ्य के लिए दी है, वो तो आप बात ही नहीं करते। आपको जो समय विधानसभा में वो सत्र में दिया जाता है वो तो आपका बेकार चला जाता है। आप तो नौटंकियां करते हैं वहां पर, और फिर जनता आपसे सवाल लेके जाती है, आप कहते हैं मेरी सरकार नहीं है। अरे भाई साहब आपकी तो सरकार बहुत बड़ी मिली थी, आपने हुड्डा के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने थे, आप उनके चहेता थे, आपको पूरा समय दिया गया था, आप क्या चाहते हो, सीपीएस बने आप। लेकिन आपने भी महेंद्रगढ़ में कुछ करके नहीं दिखाया। जो रोड के हालात हैं वो दुनिया, जो इस ये क्षेत्र की, जो क्षेत्र के जो लाखों लोग हैं, वो आप दोनों नेताओं को, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन बुरा भला खूब इन दोनों को आज के दिन कहा जा रहा है। जी, प्रेजेंट जो विधायक अपने महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह जी कांग्रेस से जो हैं, उनका करीब 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं कि 2.5 साल में उन्होंने क्या कुछ कार्य महेंद्रगढ़ के लिए करवाए हैं? कितनी बार वो सीएम साहब से लेके परेशानियों को मिले हैं, कितनी बार लोगों के बीच में आके उन्होंने ये कहा है कि अगर ये काम नहीं होगा तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं ये वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। लोग तो कहते हैं कि विधायक जो प्रेजेंट है उसको एक दिन महेंद्रगढ़ के अंदर नींद भी नहीं आती एक रात। बिल्कुल, वो मैं उनका एक नाम देना चाहता हूँ, वो टूरिस्ट है। महेंद्रगढ़ के लिए शौक, राजनीति का शौक साधने के लिए आते हैं। फार्म हाउस बना रखा है, जब वो गुड़गांव की ऐशोआराम फ्लैटों की और वहां की चकाचौंध से ऊब जाते हैं तो महेंद्रगढ़ टूरिस्ट के लिए आते हैं। वो स्कूल खोला हुआ है घूमने फिरने के लिए, बच्चों को जैसे आम जनता के अंदर से एक वीकली संडे मिलता है ना, वो घूमने के लिए लोग जाते हैं। तो हमारे विधायक जी महेंद्रगढ़ घूमने के लिए आते हैं महीने या 2 महीने में। और जब आप रोड की बात करते हो तो एक बार तो आपको यहाँ का सीन बताता हूँ कि वो टी शर्ट और लोअर में घूमने सुबह सुबह आते हैं और अपने पैसों से 2 ट्राली रोडे गिरवा के इन गड्ढों में और फोटो खिंचवा के अखबार में देके चले जाते हैं कि रावदान सिंह ने पूरे महेंद्रगढ़ की दुर्दशा। चलता है वो तो 2 ट्राली गिरवा के गए थे अपने पैसों से, लेकिन वो सरकार प्रशासन को कुछ नहीं कहते, अपना विरोध कहीं नहीं जताते, क्योंकि उनको तनख्वाह से अपनी पड़ी है। सरकार से अगर वो विरोध करेंगे तो मैं फिर से वही छोटी बातें नहीं कहना चाहते, उनके बेटे बड़ी आफत में है और वो इस सरकार से सेटिंग के चक्कर में कुछ बोल भी नहीं पाते। उनकी मजबूरी है, हालात ऐसे हैं, क्योंकि अनाप शनाप जो पैसा कमा लिया है वो महेंद्रगढ़ की सुध नहीं लेते, अपने परिवार की सुध लेते हैं। उनकी चिंता के चक्कर में उन्होंने यहाँ तक एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 2.5 साल के अंदर उनकी मेरे ख्याल में 250 हाजिरियां भी नहीं हो, क्या से उम्मीद रखेंगे। तो ये तो बार बार उनकी कहते थे लोग, काट की आंधी एक बार चढ़ती है तो बार बार उनकी काट की आंधी चढ़ रही है। उनको पता है कि 6 महीने पहले आएंगे अपने लाव लश्कर के साथ, कुछ पैसा शराब सब कुछ लोगों को देंगे और फिर से वही जातिवाद और पार्टीवाद में लाकर फिर से जीत जाएंगे। वाह वाह बल्ले बल्ले हमारी। तो हमें किस लिए रोड के ध्यान देना, किस लिए। आप कोरोना काल में देखिएगा, हम जब क्षेत्र के 4-5 लोग पार्षद वगैरह जब यहाँ कोरोना के अंदर वेंटिलेटर ठप पड़े थे हॉस्पिटल के अंदर, तो भाई साहब को तो यहाँ पे शुद्ध ही नहीं लिया। वेंटिलेटर नारनौल जा रहे थे, 1-2 थे, कुछ 4-5 प्रधानमंत्री की ग्रांट से आए तो उनको उठाकर ट्रांसफर किया जा रहा था या बेचने का प्रोग्राम किया जा रहा था। लेकिन हम 5-7 लोगों को जब ये पता तो हमने उस वेंटिलेटर को चलाने का काम किया। दोनों महाशय जी यहाँ से गायब हो गए थे, रावदान सिंह भी
और रामविलास जी। लोग मुझे कहते थे भाई साहब आप तो ओल्ड सिटीजन नागरिक हैं, दोनों विधायक हैं, मंत्री हैं, वो तो उम्र दराज हैं, तो आप उनको कोरोना में लिप्त कराना चाहते। अरे भाई फिर ऐसा काम करते हो कि आप अपने घर रेस्ट करिए, आप जनता के लायक नहीं, आप सेवा नहीं कर सकते, कोरोना में लोगों को संभाल नहीं सकते। यहाँ आप उनके रिश्तेदारों के हॉस्पिटल में देखिए लाखों रुपए लोगों ने लूट खसोट मचाई, यहाँ पर कितने वाद विवाद हुए, हमने हर जगह चेक करने का प्रयास किया। तो ये दोनों मेरे ख्याल से यहाँ आप लायक नहीं है, यहाँ तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जनता को चुनना पड़ेगा। और उसके लिए आप जनता के बीच में भी मैं कहूंगा कि कुछ लोगों को बताएं, आप जैसे मीडिया के लोग, जागरूक लोग, ये जो सोशल मीडिया पे लाइव आकर हम लोग जैसे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो उनसे भी कहूंगा मैं, उन नेताओं से भी, वो उनकी हिम्मत नहीं है आपसे लाइव आके जनता के अंदर सवाल जवाब दे सकें, क्योंकि वो काणे हैं, वो चोर है अपने आप में। वो एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते, वो सिर्फ 6 महीने पहले चुनाव का इंतजार करते हैं, बाकी जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। जी विनोद जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या विपक्ष का विधायक विकास कार्य अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं करवा सकता? मुझे तो हैरानी होती है कि विपक्ष की ये जो बार बार अपनी विडंबना बताते हैं। देखिए, एक बार वो विपक्ष में रहता है, एक बार वो विपक्ष में रहता है, एक दूसरे के खिलाफ आज तक एक भी आदमी ये बता दे कि दोनों एक दूसरे के प्रति कभी भी उल्टा पुल्टा या कोई विरोध प्रदर्शन या कोई बात इन्होंने रखी हो। दोनों की सेटिंग है, इनको पता है कि एक बार तू एक मैं, चोर चोर मोशेरे भाई, दोनों एक सेम जैसे हैं। तो इन्होंने आज तक एक दूसरे का विरोध नहीं किया, दोनों सेटिंगबाज हैं, दोनों लूट खसोट करने की नीयत से अपने, अब आजकल तो ये होल्डिंग लगाते हैं अपने दोनों बेटों का, वो उनका अगला नेक्स्ट चैप्टर तैयार कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तो क्षेत्र को लूट लिया, अब अपने बेटों को आगे कर दे किसी तरीके से, तो उनकी दुकानदारी यहां चलेगी। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। आज विपक्ष के नेता की बात करें तो उनसे ये 2.5 साल के अंदर एक भी प्रतिशोध की भावना से कहूंगा मैं, प्रतिशोध इसलिए कि विपक्ष का आदमी दुश्मन की तरह बांति से पेश आना चाहिए, सरकार के नुमाइंदे से ये पूछना चाहिए भाई तू क्या काम कर रहा है, लेकिन वो दोनों तान के सो रखे हैं। सर्दी है, सर्दी के अंदर जिस तरह ठंडी लग जाएगी इस तरीके से वो गायब रहते हैं, कभी उनको बरसात तंग करती है, कभी उनको सर्दी करती है, कभी कोरोना करती है, तो 4.5 साल उनको सब परेशानी होती है, लेकिन 6 महीने वो स्वस्थ होकर तरोताजा होकर गूंद घी लड्डू खा के तैयार होके आते हैं और अपने लाव लश्कर के साथ फिर से वही प्रक्रिया, वही से राजनीति, वही सब कुछ उनका सिस्टम चालू होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप आम जनता और इन नेताओं से, और विशेष तौर से इन नेताओं के जो एजेंट बने रहते हैं क्षेत्र में, हर गांव में 5-5, 10 इनके एजेंट, वो बड़े मेरे से कड़ीले शब्दों में कई बार सवाल जवाब, यार भाई साहब आप तो बड़े मीडिया को तीखे सवालों में जवाब देते हो, आप तो सोशल मीडिया पे ऐसा बोलते हो। बोल रहा हूं मैं तो वही बात बोलता हूँ जो आम जनता बोलने लगी है। और आजकल तो एक नारा लग गया है कि दोनों का बहिष्कार, दोनों का बहिष्कार। किसी भी आदमी से पूछे तो दोनों को अवॉइड करने के लिए हर आदमी की जुबान पे रट चुके हैं। तो अब तीसरा देखना है भाई साहब। कुछ समय पहले आप जैसे लोग और हम जैसे लोग उस पानी में खड़े होके वृक्षारोपण कर रहे थे, वहां लोगों की समस्या सुन रहे थे, लोगों की गाड़ियां बंद हो रही थी, तो क्या विधायक और पूर्व विधायक को उस रोड पे आके नहीं बैठना चाहिए था कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? भाई साहब, बरसात का मौसम था, यहाँ शासन और प्रशासन के लोगों के बाद यहाँ पर धूल मिट्टियां खा रहे थे, लोगों की गाड़ियां टूट रही थी, लोगों की हड्डियां टूट रही थी, लोग एक्सीडेंट हो रहे थे। अगर सैकड़ों की लोगों से ऊपर की जान जा चुके हैं इस रोड के माध्यम से, इस क्षेत्र में दुकानदार, आप फ्लाईओवर रिवासा सिसोट से लेके और अगर कोर्ट आई या कैची होटल तक चले जाएं, इस रास्ते के ऊपर मैं 3-4 दुकानदार और घर वालों के साथ भी बैठा हूं, वो भी लोग ये बार बार कहते हैं कि हमारा तो रहना मुश्किल हो गया। और वो इस बरसात के दौरान आपने और हमने पेड़ लगाया था विनोद पेट्रोल सीएनजी गैस के पास में, क्योंकि वहां पे खड्डे इतने गहरे हो गए थे कि पेड़ लगाना मुनासिब समझा और प्रशासन ने सुध लिया कि इन गड्ढों को हम भर देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन ने ये बार बार कह रहा था कि भी बरसात का मौसम है, हम रिपेयरिंग नहीं कर सकते। 4 करोड़ रुपया सरकार ने सैंक्शन कर दिया, उस 4 करोड़ को भी खा गए ये लोग। सिसोट के गांव के सामने वो कुल्टी का कूड़ा होता है ना, थैली कूड़ा वगैरह, उसको पीडब्ल्यूडी का ड्रम पर गड्ढों में डाल रहा था। मैंने जेई से बात की तो उस जेई ने कहा भाई साहब हम तो रोड रिपेयरिंग कर रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब क्या कूड़े से रिपेयरिंग होती है? तो विधायक और विपक्ष पक्ष के नेता यहाँ तक पूछते नहीं है, गड्ढों को देखते नहीं है और
पीडब्ल्यूडी के 4 करोड़ वाले जो लोग हैं वो कुल्डी के कूड़े से रिपेयरिंग करते हैं, तो 4 करोड़ भी चंपत हो गए। तो ये क्षेत्र के अंदर जागरूकता की बड़ी कमी है। और मैं तो ये कहूंगा कि दोनों जिनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए वो भी निकम्मे हैं। और अब बात थोड़ा प्रशासन की भी कर लेते हैं। यहाँ के एक प्रशासनिक अधिकारी कहता था कि भाई बरसात जाने दो और हम सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। अब उनसे भी उम्मीद है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लगभग 6-7 महीने उनकी भी चले गए हैं। आज दिसंबर खत्म होते होते आपकी बरसात को गए, पूरी फसल सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन जो कि तो सारा सिस्टम चला हुआ है। तो ऐसा ही यहाँ शासन है, ऐसा ही यहाँ प्रशासन है। पता नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ कौन भगवान राम या कृष्ण उतर के आएंगे, कौन अवतार लेगा, तब यहाँ की सुध ली जाएगी और कब यहाँ का उद्धार होगा। पिछले 7 से 7.5 साल से सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है। क्या वो भूल चुकी है कि हरियाणा में एक जिला है जो बहुत पुराना है, महेंद्रगढ़। जब हरियाणा बना था उससे भी पहले मुझे लगता है कि महेंद्रगढ़ जिला था। तो आज ऐसी नौबत आ चुकी है कि काफी डॉक्यूमेंटेशन में कहा जाता है कि महेंद्रगढ़ जिला ही नहीं है, नारनौल नाम लिखा आता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, महेंद्रगढ़ जब से हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग हुआ तब से सबसे पुराना जिला है। जहां तक मैं सुनता आ रहा हूँ कि कानोड़ ने से लेके आज महेंद्रगढ़ तक एक पुराना स्थापित क्षेत्र रहा है। ये किले हैं, इसमें क्षेत्र में काफी जागरूक हैं, सैनिक हुए हैं, बहुत कुछ काबिलियत थी अपने आप में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ नारनौल महेंद्रगढ़ से चौधरी नारनौल को छोड़ दे, आप पटेली सतनाली भी महेंद्रगढ़ से धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। यहाँ की दुकान व्यवस्था बिल्कुल चरमरागरी है। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पर शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सड़क नहीं है। कितनी रामायण गा के आपको बता दूं यहाँ है क्या चीज। लेकिन दोनों 45 साल से जो निकम्मे राजनेता हैं, उन्होंने यहाँ सिर्फ लूट की मशीन, अपने नोट गिनने के जो या व्यापार खिंडाने का काम किया है, या सुध लेने का काम नहीं किया। तो मैं इन दोनों का तो बार बार चर्चा क्या करूं, लेकिन महेंद्रगढ़ की दुर्दशा आज जो की तो इसलिए है कि यहाँ के दोनों नेताओं ने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हर क्षेत्र यहाँ से आगे निकलता जा रहा है। तो महेंद्रगढ़ का जो नारनौल में तबादला होते जा रहा है, पीछे से आपने देखा जिला मुख्यालय की बार बार आपने बार एसोसिएशन ने शुरुआत की थी। उससे पहले हमने 2-2.5-3 महीना धरना प्रदर्शन कोर्ट के सामने दिया था। भूचोली के सूबेदार साहब के अध्यक्षता में हम काफी सामाजिक संगठनों ने वहां पे धरना दिया था। बल्कि कई लोग तो लांछन लगा रहे थे, भाई अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। लेकिन वो राजनीति हमने छोड़िए, 3-4-6 महीने हमने संघर्ष के बाद में फिर बार एसोसिएशन ने निष्पक्षता से उसका अपने हाथ में जिम्मेवारी ली। लेकिन उसको भी दरकिनार करा के जिस तरीके से कैंची होटल के पास में एक बहुत बड़ा जनसैलाब क्षेत्र का उमड़ा था और फिर से वही ढकोसले की सरकार के मुख्यमंत्रियों के पास हाजिरी लगवाई गई और पक्ष विपक्ष के नेता दोनों आके एक ढकोसला दिखाकर जनता को गुमराह करके और अपने उल्लू सीधा करके चले गए और उस आंदोलन को खंडित करा के चले गए। आज भी मुख्यालय अपने आप में वो तरस रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। यहाँ जिला के जो कार्यालय होने चाहिए थे वो सब नारनौल शिफ्ट हो चुके हैं। अब नामचारे के लिए महेंद्रगढ़ है और धीरे धीरे ट्रायल बेस पे चेक किया जाता है कि नारनौल में अगर प्रॉपर तरीके से नाम बदल दिया तो महेंद्रगढ़ के लोगों में क्या असर होता है। लेकिन जैसे ही नाम एक दो डॉक्यूमेंटली चेंज किया था, पब्लिक में रोष आता है, तो शासन प्रशासन फिर से रुक जाता है, ब्रेकर का काम कर जाता है कि कहीं लोगों के अंदर विरोध ना हो जाए। तो आज महेंद्रगढ़ के अंदर ये दुर्दशा है कि ये दोनों आदमी रिजेक्टेड है, तो इनका कोई रोल नहीं रहा। इसलिए अब अनाथ की प्रक्रिया में कहूंगा कि महेंद्रगढ़ के साथ अनाथ के रूप में तैयार हो रहा है, ये अनाथ हो चुका है। तो अब यहाँ नए से हमारे जैसे आप जैसे युवा जो आगे आएंगे तो इसको अपने आप संभालेंगे और अब इसकी पैरवी भी करेंगे, लट के साथ लेके खड़े होंगे और इस महेंद्रगढ़ को फिर से संवारने का काम करेंगे। प्रदीप जी, सर, परिवार का मुखिया होता है, उसे पता होता है किस बच्चे के पास जूते नहीं है, किस बच्चे के पास स्वेटर नहीं है, सर्दी का माहौल है। सतनाली में एक हॉस्पिटल का मामला आया था, आप भी वहां थे। तो 2017 से वो बिल्डिंग खत्म हो चुकी थी सरकार डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन 21 तक उसका एक पैसा भी मंजूर नहीं हुआ, ना वो बनी। तो वो डॉक्टर्स अपनी जान हथेली पे लेके उस बिल्डिंग, खराब बिल्डिंग में, खंडर में बैठते थे। तो क्या सरकार भूल जाती है अपने देश को, अपने जितनी भी चीजें अपने उन्होंने बना रखी हैं, जहां भी शहर में हॉस्पिटल है, जो भी बना हुआ है, क्या सरकार भूल जाती है उसको? नहीं प्रदीप जी, ऐसा नहीं है। ये एक मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जो लोगों ने मिसाल बनाई ना वो गलत नहीं है। एक अनार 100 बीमार। तो एक चीज होती है, उसके लिए 100 मांगने वाले होते हैं और जो ठाड आदमी हो जाता है वो लेके जाता है। इस क्षेत्र में इन्होंने या तो अपने पेट भरे हैं
इन्होंने मांगने की कभी कोशिश की नहीं की, इन्होंने कभी कुछ लाने की प्रयास नहीं किया। आप सतनाली की हॉस्पिटल की जो बात कर रहे हो, वो मेरे ख्याल से जब से हरियाणा प्रदेश अलग हुआ था तब से वो हॉस्पिटल बना था और जर्जर हो चुके थे, उसमें सुअर घूम रहे थे। जब कोरोना काल के अंदर इतनी मारामारी चल रही थी, हम लोगों को वहां पर याद किया, सामाजिक लोग वहां पर इकट्ठे हुए और हमने जोर शोर से रोड़ा गाला वहां पर, और 10.5 करोड़ रुपया सरकार ने मजबूरी में बड़ी इत्मीनान से इमीडिएटली एक्शन के अंदर वो पास करके दे दिया, और आज सतनाली के अंदर हॉस्पिटल बनने के कगार पे है। लेकिन इन नेताओं ने श्रेय लेने के लिए अपने आदमी हमारे पीछे लगा दिए। जाइए अब आप पब्लिक में जाइए और कहिए कि इन नेताओं की बदौलत वो हॉस्पिटल बन रहा है। तो 10.5 करोड़ का रुपया जो मिला हमें सरकार की बदौलत, सरकार की नीयत देखिए, कोई भी पार्टी की सरकार हो कभी उसकी नीयत खराब नहीं होती, लेकिन बशर्ते कि जो नेता उस नेतृत्व करने वाले लोगों की नीयत सही होनी चाहिए। इन दोनों नेताओं की ये नीयत रही है कि यहाँ के लोग दबे कुचले रहे, यहाँ के लोग शोषित रहे, यहाँ के लोग अनजान रहे, और इनके आस पड़ोस में चापलूसी की तरह से चक्कर काटते रहे, परेशान रहे, ताकि इनके भाव बढ़े रहे। तो इस तरीके से इनकी नीयत हमेशा रही है। तो हमने सामाजिक लोगों ने जो रोड़ा गाल के 10.5 करोड़ रुपए पास करे, सरकार की तो नीयत थी, उन्होंने झट से वो पास, सरकारी हॉस्पिटल बनने की कगार पे है। आज आप महेंद्रगढ़ के देख लिए, आप रेफर हॉस्पिटल है, वो आपका कितने हालात खराब है। पिछले काफी समय से इस क्षेत्र के, मैं कहूंगा 2 मुख्य मार्गों पर लोगों का शोषण हो रहा, लूट हो रही है। आपका शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के माध्यम से, अगर 2, 4, 5 एकड़ का किसान हो तो इन दोनों सोर्स के तरीके से अपनी जेब को कटवा लेता है। सोर्स यहाँ पर इतने हैं कि यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने कभी इन सरकारी स्कूलों की सुध नहीं ली। आज प्राइवेट स्कूलों को इतना यहाँ पे स्थापित करा दिया कि सरेआम फीसें जिस तरीके से काटी जाती है, वैसे ही जिस तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन आज के यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर हो रखे हैं, लाखों रुपया आदमी बीमार होने के बाद में। अब तो पहले कहते थे कि भाई आदमी का इलाज तो पेमेंट हो जाएगी, लेकिन आजकल तो हॉस्पिटल में आज बता रहे थे कि पहले एडवांस में जमा कराते हैं वो लोग। चाहिए वो 50,000 का ट्रीटमेंट है तो आपका 10,000 ही लगे, लेकिन 50,000 एडवांस में जमा कराइए तब आपका ट्रीटमेंट वो चालू करेगा। आपका लाख रुपए जमा कराइए तब 50,000 का ट्रीटमेंट देगा। तो एडवांस में फीस इस तरीके से कलेक्शन की जा रही है। इन लोगों के रिलेशन रिश्तेदार हैं वो लोग, दोनों ही नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। इस तरीके से सरेआम आम जमींदार का, किसान का, मजदूर पे जेब पर डाका डाला जा रहा है। तो महेंद्रगढ़ के भी हालात ऐसे हैं भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। हर चीज में यहाँ पर रोना ही आता है, हर आदमी दुखी है, सिर्फ चर्चा का बाजार गर्म है, होना जाना कुछ नहीं है यहाँ पर। महेंद्रगढ़ में ना ही तो रोड है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना किसी रोड पर स्ट्रीट लाइट है। पूरी रात यहाँ पे आवारा पशु घूमते हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। पिछले 5 से 7 साल में महेंद्रगढ़ नगर पालिका में कुछ भी नहीं हुआ। आईएमटी बननी थी, मारुति का उद्योग लगना था, मेडिकल कॉलेज बनना था जो कहीं और बन गया। ऐसे बहुत से काम होने थे, वो कोई भी कार्य यहाँ नहीं हुआ। पत्थर लगा दिया था आईएमटी का, फिर उसको 2-4 दिन बाद उठा ले गए। तो क्या मुख्यमंत्री साहब को सिर्फ यहाँ आके उद्घाटन करना था? प्रदीप जी, आपने पता नहीं एक ही सवाल लाइन में ढेर सारे सवाल कर दिए, लेकिन मैं आपको फिर भी 2-4 बातों में बताना चाहूँ। देखिए यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली में, उसका मैं तस्दीन गवाह हूं कि वो कैसे बनी, किसने बनवाई। यहाँ आईएमटी का जो सिलसिला है, 3-4 बार हम पंचायत कर लिए, 3-4 बार हमने रोड़ा गाल लिया, उसका तस्दीन गवाह हूं मैं। यहाँ के महेंद्रगढ़ का रेफर हॉस्पिटल है, उसके बार बार चेक करते हैं, उसके तस्दीन गवाह हूं मैं। सतनाली का हॉस्पिटल जिस तरीके से हमने यहाँ पर रोड़ा गाल के और सरकार से बनवाने का काम किया, उसका तस्दीन गवाह हूं। मुख्यालय जिला के लिए हमने जितना रोड़ा गाल सकते थे, अपनी एनर्जी से ज्यादा जितना तरीके से हम प्रयास कर सकते थे, उसमें हमने तस्दीन गवाह हूं मैं। यहाँ रोड पर हमने रोड़ा गालने का प्रयास किया, 300 करोड़ रुपए पास हो रखे हैं। आजकल करते करते तो 3-4 साल 5 साल यहाँ पर बीत चुके हैं। और एक आप देखिए कितनी, मैं ये कहूंगा कि अपने आप में विडंबना है कि आप कुक्सी से लेके और मंदोला तक, या मैं कहूं कि खुडाना बास तक, ये टुकड़ा महेंद्रगढ़ का स्पेशल छोड़ना, ये भी अपने आप में एक सवाल है कि आखिर महेंद्रगढ़ के लोगों से ऐसी क्या ईर्ष्या है, या तो ये नेताओं के इशारे पे सब कुछ खेल होता है। तो इस तरीके से जो आईएमटी का है उसका तस्दीन गवाह मैं इसलिए हूं क्योंकि वहां के लोगों से, वहां की पंचायत में जाके हमने गुहार की, वहां के लोगों को समझाया कि आईएमटी इस क्षेत्र के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। ये चाहे झूठी घोषणा हो, ये झूठा ढकोसला हो, लेकिन हम सब मिलकर उस नेता और उस पार्टी और उस सीएम के साथ में मिलकर इस आईएमटी को बनवाने का प्रयास करेंगे। इन्होंने पहले 1000 एकड़ का चर्चा की, 900 साढ़े समथिंग जमीन दे दी गई, फिर इन्होंने 500-600 एकड़ का फिर से बहाना कर दिया, वो भी पंचायत ने दे दी गई। उसके बाद में पता नहीं आज तक वो जो
पत्थर लगाया था, नारियल फोड़ने वाली जो कहावत, ये दोनों नेता नारियल फोड़ते हैं, बाद में मिलते कहीं भी नहीं है। तो नारियल भी फूट लिया, पत्थर भी गायब हो गया, लेकिन आज तक वो आईएमटी नजर नहीं आ रही। हम फिर से जल्द से, मैंने अभी 2-4 रोज पहले खुटाना के लोगों से चर्चा की थी, तो फिर से एक पंचायत का आयोजन करेंगे नए साल में, और फिर से पूछेंगे भाई वो आईएमटी कब बनेगी। ये कहते हैं बार बार की आईएमटी बनेगी, रोड बनेगी, ये हम भी कहते हैं हमें जरूरत है और बढ़ेगी, लेकिन वो तारीख नहीं बताते ये कब बनेगी। पता नहीं इनके बाद दूसरे इनके बेटे बनवाएंगे, इनके पोते बनवाएंगे, पता नहीं कब तक बनेगी। ये इसलिए अपने आप में एक सवाल है, लेकिन अब हम पीछा छोड़ने वाले नहीं। आईएमटी का भी सिलसिला नए साल के अंदर फिर से एक पंचायत करेंगे और फिर पूछेंगे सरकार से कि वो कब बनेगी। रोड का भी अगर ये 5-10-15 दिन का लिए, फिर ये कह रहे हैं कि हमारा रोड जनवरी में ये पास हो गया था, टेंडर स्टार्ट होने वाला है, अगर वो जनवरी में स्टार्ट नहीं होता तो अब की बार इस रोड को हम अवरुद्ध कर देंगे प्रॉपर तरीके से, चाहे हमारे फांसी टूटे, जेल करे, ये कुछ भी करे, हम उस अंजाम के लिए चलने के लिए तैयार है। तो आगे जिस तरीके से अब हमें सोच लिया है कि अब कुछ तो बलिदान देना ही पड़ेगा क्षेत्र के लिए, जनता के लिए। पिछले 7 साल में नगर पालिका में विकास नहीं हुआ। कहा जाता है कि पार्षद चेयरमैन में अनबन हो गई थी, उसकी वजह से विकास नहीं हुआ। वो उनकी नहीं मानते थे, वो उनकी नहीं मानते थे। तो क्या विधायक प्रशासन कार्य नहीं करवा सकता था? ऐसा नहीं है, ये कोई अनबन नहीं हुई थी, ये साजिश के तहत अनबन कराई गई थी ताकि उन नेताओं की चापलूसी करें लोग, या कोई माल मलाई का चक्कर था। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, उसमें परसेंटेज का झगड़ा था, उसमें बैठे बैठे घर में किस तरीके से वो माल मिले, करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट होनी थी, जो विकास होना था, उसका कमीशन का रोला था। ये कोई अनबन किसी पार्षदों का नहीं था, ये कमीशन सेट नहीं हो पा रहा था, किस तरीके से लिया जाए, तो वो रोड़ा था मेन। मुख्य तौर से लड़ाई सिर्फ उसी बात की चल रही थी, वो सही तरीके से सेट नहीं हो रहा था, और वो तरीके से एक कहते हैं पाइप के अंदर सारे चोर इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट उसी बात का हुआ था। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर वो मनमुटाव हुआ, पार्षदों का बहाना बनाया गया, और ये पैसा इस क्षेत्र के विकास के लिए नहीं लग पाया। बड़ा दुर्भाग्य कहूंगा इसके लिए मैं, और इस बहाने को एक मनमुटाव का रूप और एक राजनीति का रूप, और जिस तरीके से अविश्वास का प्रस्ताव देकर एक नया रूप दे दिया गया। बाकी ऐसा कुछ खेल नहीं था उसके अंदर। आज बता रहे ना वो चेयरमैन खुद अपने मुंह से बोलने लगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं करने दिया, मुझे मुकदमे दे दिया। भाई मुकदमे किस बात के दे दिए? क्यों? क्योंकि उसने उसकी इच्छा पूरी नहीं की, इसलिए मुकदमे उसको तोहफे में दे दिए ना। भाई चेयरमैन तो इसलिए तो बनाया था, भाई क्षेत्र का विकास हो, शहर का विकास हो, लेकिन वो मिला नहीं। तो इसलिए ये चोर, जिस तरीके से मैं कहूँगा बाजारी चली नहीं, तो वो सारा खेल नया एक अलग से लाइन इन्होंने अपनी चला दी। तो 45 साल से एक के बाद वो, एक बाद वो, तो वही नेता सामने आ रहे। क्या कोई तीसरा नेता सामने लोगों के आया नहीं, या लोग कोई दूसरा चुनना नहीं चाह रहे थे पहले? नहीं आया ना। अब की बार देखिए, आपके पास में एक चौधरी साहब आए हैं दादरी से, इंपोर्ट किए हैं महेंद्रगढ़ के, कुछ लोग पकड़ के लाए हैं बाहर से। आप कौन कहता है तीसरा आदमी? तीसरे आदमी को इंपोर्ट करके लाए। पहले एक बार भिवानी से लेके आए थे दान सिंह को, किस तरीके से लेके आए थे, कुछ लोग पकड़ के लाए, फिर वो यहाँ खत्म हो गया। अब तीसरे आदमी को पकड़ के लाए हैं। दोनों आदमी से जो उब गए थे उसको वोट डाल दिए। अब वो तीसरा आदमी सोचता है तू तो आने वाले समय का शायद मुख्यमंत्री बनेगा। अब वो लव महेंद्रगढ़ के नारे दे रहे हैं वो भाई साहब चौधरी साहब। उनको लुआरू में सेटल नहीं हुए, दादरी में सेटल नहीं हुए, अब उनको महेंद्रगढ़ यहाँ पे एक ऐसी नगरी नजर आ रही है कि शायद वो यहाँ पे अपनी दुकानदारी चलेगी। नहीं नहीं, यहाँ क्षेत्र के 5-10 जो युवा साथी हमारे संघर्ष कर रहे हैं, जिन लोगों को यहाँ पार्टियां टिकट देंगी या जो भी यहाँ जनता चुनेगी, उसमें से यहाँ से निकलेगा। अब हम ऐसा धोखा नहीं खाने वाले, क्योंकि हम बार बार काट के आंडी, जैसे मैं पहले भी कहा था, चढ़ती आ रही है। अब जो नई जनरेशन गैप हो चुकी है, 25, 30, 50 साल के बाद में एक जनरेशन गैप आता है। आज जो कल का युवा था, आज वो 30, 25, 40 साल का हो गया है। 40 वाला आज 70, 80 का पहुंच गया है। ये वो बुजुर्ग मैं कहूंगा कि रिटायरमेंट पे हैं, तो उन्होंने भी देख लिया हमारे बुजुर्गों ने बड़ा धोखा खाया। अब बाहरी लोगों का हम यहाँ पे बहिष्कार करेंगे, और यहाँ क्षेत्र के लोग जो लोकल आदमी को जो चुनेगा, उसके लिए हम क्षेत्र से ये विश्वास में लेके करेंगे भी क्षेत्र का, समाज का, यहाँ का क्षेत्र का भला करेंगे, तो उस आदमी के साथ में ये आम जनता जाएगी। इसलिए तीसरा आदमी अपने आप समय पर, अभी 3 साल है प्रदीप जी, थोड़ा इंतजार कीजिए। जो जनता में हाजिरी लगाएगा, जनता जिसका मन जीतेगी, जो आदमी, वो अपने आप चुन लेंगे। नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत काबिलियत है महेंद्रगढ़ क्षेत्र में, और उस काबिलियत के अंदर अपने आप धीरे धीरे जनता निखार लेगी। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं विनोद तंवर जो पाली से हैं वो भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो आपका क्या मानना है? तीसरे के रूप में लोग आपको भी देख रहे हैं, आप किस तरीके से इस बात को देखते हैं?
देखिए, मैं बाबा जयराम दास की पावन धर्म नगरी से आता हूँ, और मैं वही कटुता से और सच्चाई बोलता हूँ जो लोगों को भाती भी है, और मैं वही दिल से बोलता हूँ जो लोगों की और यहाँ जरूरत भी है। मैं इसलिए, आपने जो सवाल कर दिया, इस भावना को मैं बता ही देना चाहता हूँ। मैं पिछले 25 साल से संघर्ष की इस लाइन पे चला हुआ हूँ, और मैं सुबह उठता हूँ तो भगवान से ही मांगता हूँ, हे भगवान मुझे इतनी तन मन धन की शक्ति देना कि मैं लोगों के काम आ सकूं। अगर मैं इस फील्ड में राजनीतिक तरीके से अगर चुनाव में आता हूँ और जनता मेरे में भरोसा दिखाएगी, तो मैं बिल्कुल निसंकोच बिंदास होकर सेवा करेंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इन लोगों की तरह से राजनीति करेंगे, जातिवाद की, पार्टीवाद की, या अपने पेट भरने मलाई के लिए ना, ऐसा नहीं करेंगे हम। हाँ, ये लोगों पे छोड़ देते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं। हम समय आने पर इसका धीरे धीरे जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, अगर जनता हमें प्यार और आशीर्वाद देगी तो इसमें आएंगे, जरूर आएंगे। आपके हिसाब से कितने परसेंट आप मानते हैं कि अब की बार कोई नया चेहरा आएगा, इनके अलावा कोई नया चेहरा अब की बार निकल के आएगा महेंद्रगढ़ से विधानसभा में? 100% प्रदीप जी, मेरी तरफ से मानना है 100%। तीसरा चेहरा 100% होगा। इन दोनों से लोग एक, ये लाइन आम जन भावना के अंदर चल पड़ी है कि इन दोनों का बहिष्कार। ये दोनों लोग अपने बच्चों को सेटल करने की फिराक में है, या ये लोकसभा में जाने की फिराक में है, या दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के चक्कर में है। इन दोनों ने मान लिया है कि यहाँ इस जनता में अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, ये इन्होंने सोच लिया है। क्योंकि जब जनता बोलती है वो भगवान बोलता है, और यहाँ का भगवान जनता बोलने लग गई है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि एक कहता है कि मेरी सरकार नहीं है और एक कहता है कि आपने मुझे हरा दिया, तो क्या इनके काम भी रुकते हैं कहीं ना कहीं या नहीं? नहीं, 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 1% भी नहीं रुकते। वैसे कैसे रुकेंगे, दोनों सेटिंग बाज हैं। आप, मैं रावदान सिंह जी से पूछता हूँ, उनका बेटा 10,000 करोड़ में लिफ्ट फंसा हुआ। अरे महेंद्रगढ़ के बेरोजगार हमारे युवा साथियों को बताइए जी, कौन सा बिजनेस करते हो आप? 20-40 साल में 10-10 हजार करोड़ में फंसना, और आपके पास उसके अलावा तो क्या होगा पता नहीं। ये तो ईडी और सरकारी खजाने के जो प्रेस के आप जैसे भाइयों की एक स्टेटमेंट आती है, उसको पढ़ के हम बताते हैं। इसके अलावा भी क्या होगा भाई? यहाँ महेंद्रगढ़ के बहुत सी बेरोजगारी है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, तो यहाँ के युवाओं को बताओ ना भाई, हम ये रोजगार है हमारा, ये काम धंधा है, ताकि यहाँ के लोग भी इतने हजारों करोड़ कमा सकें। अब रामविलास शर्मा जी कहते थे भी मैं तो प्याऊ वाले का बेटा हूँ। अरे प्याऊ वाले के बेटे भाई, आप भी 40 साल से 1-1 करोड़ 1.5-1.5 करोड़ की बेटे बेटे गाड़ियों में चलते हैं। आप भी बता दो हमारे को कि भाई आप करते क्या? ये सेटिंग बाज है दोनों, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, सरकार पार्टियों में सेटिंग करते हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस है इनका, और ये जनता को ठगने का काम करते हैं। इनके पास में बहुत ही, मैं कहता हूं कि मजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं दोनों। तो आपके हिसाब से अब कब हो सकता है, क्या हो कि महेंद्रगढ़ का विकास हो जाए, रोड बन जाए, यहाँ पर अच्छा सा हॉस्पिटल हो, अच्छी सुविधाएं हो? देखिए, ये हम लोग जो आसपास के जो लगभग 100-150 गांव के लोग हैं, ये चर्चा तो चल ही रही है बार बार। और 2022 में जिस तरीके से हर रोज हम 100-50, 10-20-50 लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी भावना भी यही निकल के आती है कि यहाँ सामाजिक संगठनों के लोग एक धीरे धीरे पंचायत दरी बिछाना, जैसे दादरी की तरफ करते हैं ना, खां पंचायतें, तो यहाँ सर्व समाज की पंचायतें, दरी बैठना उठना, ये सब राजनीतिक से ऊपर उठ के कि हमारे क्षेत्र का कैसे भला हो, क्या क्या किया जाए, किस तरीके से हम अपनी सुविधाओं को हम सरकार के सामने रखें, किस तरीके से उनको मनवाने का काम करें। तो ये सब चीजें का प्रयास होगा 2022 में। आप देखेंगे हर आदमी बढ़ चढ़ के आगे निकलेगा। अभी आपने किसान आंदोलन देखा, तो इस तरीके से दूसरों को देखा देखी हमारे क्षेत्र में आती है, लेकिन वो बहुत लेट आती है। लेकिन अब वो धीरे धीरे जागरूकता यहाँ भी आ रही है। महेंद्रगढ़ काफी, अब जो बदनसीबी का दाग लेकर हम घूमते थे, वो धीरे धीरे ठीक होगा, और आने वाले समय में सभी सभी एकजुट होकर इस क्षेत्र की मांग उठाते रहेंगे, और होगा भी वो। पंजाब से और या दिल्ली में किसान आ गए थे, हरियाणा में अपनी बात मनवाने के लिए, तो क्या महेंद्रगढ़ इकट्ठा नहीं हो सकता? सारे संगठन, सामाजिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते महेंद्रगढ़ को मुख्यालय लाने के लिए? नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक साजिशकर्ता या ये जो राजनीतिक लोग हैं षड्यंत्रकारी, इन लोगों ने इस क्षेत्र के महेंद्रगढ़ वासियों को पाड़ के रखा है और उनको बरगला के रखा है कि आप अब वहां पे नहीं जाना। मैं तो ये बताऊंगा कि मेरे पास एडवोकेट साहब भी बैठे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, साइड में 2-3 जुम्मेवार लोग हैं, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि मैं जिस भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा तीखे तेवर में,
तो उन जिम्मेवार नागरिकों को मैं अपने इस प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहता। जिम्मेवार 5-7 लोग बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने ये बात भी कहना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने जिस तरीके की भाषा और तीखी तेवरों का इस्तेमाल किया, मैं उनको सामने नहीं लाना चाहता। जिस तरीके से आपके जिला मुख्यालय की कार्रवाई हुई और जिस तरीके से दोनों नेताओं ने षड्यंत्र के तहत अपने लोगों को रोका, लोगों को बरगलाया, सरकार प्रशासन का जिस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत मनोबल गिराया, तो सब तरीके से यहाँ के क्षेत्र के लोगों को तोड़ा है, ठगा है, मैं कहूंगा कि धोखा दिया है क्षेत्र के लोगों को। अब बेशक से वो लोग बेचारे अनभिज्ञता में अनजान तरीके से बोले ना, लेकिन उनके दिल में पक्का है कि इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारे को धोखा दिया है, ठगा है। तो इस तरीके से अब समय धीरे धीरे जो जो बीत रहा है, तो इन लोगों को भी एहसास हो गया। तो जिस तरह के आगे नई मुहिम फिर से स्टार्ट से हमारा फिर से ऊपर उठने का प्रयास होगा। प्रदीप भाई। नितिन यादव जी का कमेंट आया कि विधानसभा सेशन के बारे में बताएं, तो वहां पे महेंद्रगढ़ मुख्यालय की बातें नहीं उठाई जा रही, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई साहब, विधानसभा, आप महेंद्रगढ़ में आप डीसी के सामने नहीं बोलते, ये लोग एसडीएम के सामने बात नहीं करते। विधानसभा तो इनके विपक्ष के बहुत कदवार नेता बैठे होते हैं, वहां तो इनकी नाक कट जाए, ये वहां पर बात करते हैं अपनी सेटिंग की, इनका बिजनेस क्या फाइल निकालनी है वो बात करते हैं वहां पर, इनको कैसे आगे और आगे बढ़ना है वो बात करते हैं। महेंद्रगढ़ से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको क्या क्या बिजनेस और सेटल करने हैं वो बात करते हैं। आपके मुख्यालय से इनका क्या लेना देना है बताइए? इनको तो कभी तहसीलदार के पास नहीं आना, एसडीएम के पास नहीं आना, इनको किसी कार्यालय में नहीं आना, इनके तो फोन से काम होते हैं सब कुछ। तो इनको जरूरत क्या है? तो बताइए आप, ये ऐसी सरदर्दी क्यों लेंगे? ये तो आम जनता के लिए जरूरत की चीज है, यहाँ क्षेत्र को जो आवश्यकता है। तो इसलिए तो इनके लिए तो ऐसे सवाल भी मेरे ख्याल कर तो मूर्खों जैसे सवाल हैं। ये तो जो आप और हम चर्चा कर रहे हैं, निखिल भाई जो छोटा भाई जिस तरह सवाल कर रहा है, तो इनको तो ये सवाल जवाब भी अच्छे नहीं लगते कि आप और हम ऐसी बातें क्यों करने लग गए अब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी कि महेंद्रगढ़ में सवाल जवाब करवाने वाले हैं नहीं। महेंद्रगढ़ की जनता शांत है, वो कुछ कहती नहीं है, यहाँ कुछ करो या मत करो। देखिए आप, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले वीसी के लिए कुछ रोड़ा गला था, तो दोनों नेता एक दिन भी वहां नहीं गए। जी यहाँ सरेआम दादागिरी चल रही थी, लेकिन वहां के गांव के लोगों ने 100 दिन 125 दिन धरना दिया। और जब वो वीसी साहब यहाँ से चले गए, तो वहां लड्डू के मिठाई के डब्बे लेके चले गए, दोनों नेता गए। मैं हैरानी की बात हूं, दोनों नेता वहां नए वीसी को मिलने के लिए गए, अपने आदमियों को सेट कराने के लिए फिर से चले गए। लेकिन यहाँ परेशानी होती है तब ये लोग नहीं आते। यहाँ मुख्यालय कल जनता के द्वारा आ जाए तो ये मिठाई का डब्बा लेकर जनता में वाहवाही लेने के लिए सबसे पहले आते हैं, लेकिन खुद संघर्ष करने के लिए कभी नहीं आते। तो प्रदीप भाई, आप के माध्यम से जो आप जो इतनी हिम्मत तारीफ, जो मैं कहूंगा आपकी हिम्मत कहूंगा इस बात को, कि इतने कंट्रोवर्सी क्रॉस क्वेश्चन करके ना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सुना रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई। छोटा काम नहीं है ये, हर आदमी की हिम्मत नहीं है। और ऐसे मगरमच्छों के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। जी जी बोलिए बोलिए, सवाल आप पूछिए, एक एक और तीखे सवाल करिए, मैं तो ये कहूंगा, ताकि लोगों को, आज मैं पिछले 1-2-3 साल में ये लोगों को बात रटवा दी कि दोनों का बहिष्कार, आज हर आदमी बोलने लगा। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि विनोद पाली जिस तरीके बोले, वो पूरी जनता बोले, हर आदमी बोले, हर पीड़ित बोले। यही तो जागरूकता है। जी ये बताएं, अभी आने वाले समय में चुनाव होगा, आने वाले समय में चुनाव होने वाला है महेंद्रगढ़ नगर पालिका के प्रधान का, पार्षदों का। तो बताया जा रहा है कि वो भी पार्टी की तरफ से होगा, उसमें भी चुनाव निशान दिए जाएंगे। तो क्या चुनाव निशान देने के बाद, जिस प्रकार से आज बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां यहाँ पे हैं और महेंद्रगढ़ में विकास नहीं हो रहा है, तो क्या चेयरमैन बनने के बाद, मान लो कल बीजेपी का चेयरमैन बन जाए, कल कांग्रेस का चेयरमैन बन जाए, तो क्या गारंटी है विकास होगा? देखिए, जो चुनावी कैंडिडेट है चेयरमैन के लिए, लगभग 4-5 साथी लोग हैं, युवा साथी हैं, और उनका कुछ लोगों का राजनीतिक पकड़ भी है और कुछ नेताओं की हाजिरियां भी लगा रहे हैं। उन लोगों ने से मुझसे भी संपर्क किया था और मैंने भी उनको जवाब दिया था, भैया जो दोनों नेता जिस भी उम्मीदवार को आशीर्वाद देंगे, हम उसका विरोध करेंगे। हम झोली फैलाकर क्षेत्र में हर घर घर गली गली ये वोट मांगेंगे कि इन दोनों नेताओं के द्वारा जो भी उम्मीदवार खड़ा किया जाए, उस वो आदमी को वोट ना दे।
निष्पक्ष ईमानदार आदमी को वोट दें चेयरमैनी के लिए, जो क्षेत्र का शहर का विकास करे और स्पष्टवादी से ये एक शपथ ग्रहण करके ले कि मैं जनता की सेवा करूंगा और काम करूंगा निडरता से, निष्पक्षता से। और जो आदमी इनकी गुलामी करेगा, इनके पैर छुएगा, इनकी हाजिरी लगाएगा और मैं कहूंगा कि इनका कमीशन एजेंट बनेगा, वो चेयरमैन नहीं बनेगा, इनका कमीशन एजेंट बनेगा, उस आदमी का वोट देने के लिए हम बहिष्कार करवाएंगे और जनता के अंदर इस बात का विरोध भी करेंगे हम, और मांग भी रखेंगे झोली फैला फैला कर। हमें इतनी कोई गर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी झोली फैलाएंगे अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, हमारे शहर के लोगों के लिए। हम झोली फैलाकर कहेंगे कि ऐसे घटिया आदमी को वोट नहीं देना जो इन दोनों का एजेंट बनेगा। आजकल तो दोनों के एजेंट जो कैंडिडेट बनने वाले हैं वो भी अपने आप को मना करने लगे, भाई साहब हमारा इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। वो कहने लगे हैं साफ साफ कि हम दोनों इन दोनों से अनटच है, हम दोनों का कोई वास्ता नहीं है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो उम्मीदवार भी करने लगे हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा में, महेंद्रगढ़ जिले में जो विधानसभा है, जैसे नारनौल है, नांगल चौधरी है, अटेली है, नांगल चौधरी में बहुत विकास हुआ है, बाकी में कम हुआ है, और महेंद्रगढ़ में ना के बराबर कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या सारा दारोमदार सिर्फ प्रतिनिधित्व के ऊपर ही होता है? क्या मानते हैं आप? देखिए, नांगल चौधरी के राव अभय सिंह जी जो है वो एक आईएएस लॉबी से रिलेटेड है। उन्होंने जो दफ्तरों की एक्टिविटी जो कार्रवाई होती है वो सारी उनको जानकारी है, वो अपने प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपने काम फाइल जिस तरीके भी से करवाए हैं। वो सीएम के खास भी है, नजदीक भी है। देखिए, इतने कम समय में उन्होंने मुख्यमंत्री के पास रहकर और क्षेत्र का विकास, एक पहाड़ी क्षेत्र और इस तरीका करवा लिया। अब आते हैं महेंद्रगढ़ के लिए। आप रामविलास जी सरकार के अंदर एक बहुत बड़े कद्दावर नेता, मैं उनको अब सम्मानीय शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ये राष्ट्रीय नेता है। भाई आप इतने बड़े कद्दावर नेता हो, इतना बड़ा आपका नाम है, आप मुख्यमंत्री के दावेदार थे, आप मुख्यमंत्री से बड़े हो, और फिर महेंद्रगढ़ में आप मेरे ख्याल में चुटकी भर काम नहीं करवाते। ना ना ना, ये तो पंडित जी कुछ हजम नहीं हो रहा हमारे को। ऐसा क्या है दाल में काला? या तो आपकी मंशा नहीं है, या आप करवाना नहीं चाहते, या क्या है? आप बताइए ना जनता को। लेकिन ये सरेआम धोखा है जनता के साथ। मैं आपको यकीनन एक बात बताता हूं, मेडिकल कॉलेज कोरियावास चला गया, पाली के अंदर उस जमीन की एक्वायरमेंट के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करा दिया कि पाली में जाइए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जमीन को तलाशी और चेक किए, और इधर से हमारे को कह दिया कि पाली के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा, जो कोरियावास चला गया। लेकिन बाय चांस वहां के विधायक एक्टिव थे या तेज थे या किस तरीके से वो शिफ्ट वहां पे होने लगा, तो हम यहाँ 36 बिरादरी की एक पंचायत आपके पाल पैलेस में करके, ब्राह्मण सभा, यादव सभा, इस तरीके से 36 बिरादरी के लोग लेकर पंचायत भवन नारनौल में मुख्यमंत्री के समक्ष गए। वहां पर सारे महेंद्रगढ़ जिले के विधायक बैठे थे, डीसी साहब बैठे थे, सांसद जी बैठे थे, मुख्यमंत्री स्वयं उसके पास में गए। और आप जिन प्रतिनिधि की बात कर रहे हो, रामविलास शर्मा जी, वहां बिल्कुल सीएम के पास बैठे थे। हमने जब वो ज्ञापन और मांग पत्र, पहले तो हमारे को मिलने के समय नहीं दिया गया, लेकिन जब हमने नारे लगाए तो मुख्यमंत्री और डीसी साहब से जब पूछा ये लोग कौन है, बोला जी महेंद्रगढ़ से मेडिकल कॉलेज की मांग रखने के लिए ये अपना टीम लेके आए हैं, तो ये आपसे मुलाकात चाहते हैं। बोले जी लाओ। जब हमने मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन दिया मेडिकल कॉलेज पाली में बनाने के लिए, तो इन भाई साहब ने तो हमारी तरफ शक्ल भी नहीं की, गर्दन घुमा ली। इन्होंने तो ये भी नहीं कहा महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत सख्त आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज की। तो ये कहां से इनकी नीयत में खोट है भाई साहब। वो तो चला गया कोरियावास। चलिए, ऐसी कितनी ही चीजें हैं, लॉजिस्टिक हब चला गया। क्या है भाई, आप पैरेलल उनसे मुकाबला कीजिए, आप तो जीरो भी नहीं है, आप चपड़ासी पंच के लायक नहीं है। मैं कहता हूं ये बात, अगर वो उनके कोई फॉलोवर्स आप आपके चैनल को देख रहा है तो उनके नेता से पूछिए, अरे भाई साहब यहाँ बताइए तो सही 5-10 काम। रटे रटाई वही चीजें, वही गौशाला, वही धर्मशाला, वही मंदिर, वही मेले, वही सब नौटंकी सरदारी, ये क्या है सब? इससे रोड ठीक नहीं होते भाई, आपका हॉस्पिटल ठीक नहीं होता। आप पशुओं की बात कर रहे थे, गौशालों में करोड़ों रुपए दे दिए, सिर्फ राजनीतिक अड्डा। गाय आज भी माता हम जिसको कहते हैं, आवारा पशुओं की तरह से जाके देखिए किस तरीके खेतों में चपाचौट कर रही हैं, और जिस तरीके से रोड के ऊपर थैलियां खा रही हैं। मंदिरों में, मंदिर जरूरत नहीं है, मैं हिंदुओं के बोलता हूं, मंदिर की जरूरत नहीं है, रोड की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। मंदिर हर घर में, हर दुकान में मंदिर है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है। आपने 4-5 मंदिर पकड़ रखे हैं, हर दिल में मंदिर है। कमाल है। आप राजनीति बना रखे, खेल तमाशा आपने धर्म का बना दिया है, आपने गौ माता का बना दिया है, जातिवाद का बना दिया, पार्टी का बना दिया। क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये लोग?
लेकिन जो मूलभूत समस्या है उस पर आप बात नहीं करते, ना काम करते हैं आप लोग। इन्होंने एक तरीका बना रखा है कि मुझे कैसे सफल होना है। ये दोनों उस जुगत के लोग हैं। तो आप 17 सेक्टर में रहने वाले भाई साहब, वो तो टूरिस्ट वाले, उनकी तो चर्चा ही बेकार है। मैंने पंडित जी के बारे में इसलिए कहा कि उनका पीछे का रिकॉर्ड है ये। अब वो टूरिस्ट भाई साहब, उनकी तो चर्चा ही क्या करें, उनको तो गिफ्ट में ही मिल जाता है। तो आपके सवालों का जवाब बिल्कुल देंगे, अच्छे से देंगे, और कड़े कड़े सवाल करें आप। मुख्यमंत्री साहब महेंद्रगढ़ में आते हैं जी, मुख्यमंत्री साहब कहीं भी जाते हैं, अगर वहां विकास नहीं होता तो लोग वहां तंबू भी नहीं गाड़ने देते। लेकिन वो महेंद्रगढ़ में आते हैं और यहाँ सभा करके, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम आते हैं, सभा करते हैं, चले जाते हैं, विरोध करने वाला कोई नहीं है, सवाल पूछने वाला क्यों कोई नहीं है, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, सभी लोग एक जैसे नहीं है। अभी पीछे मुख्यमंत्री आप माधवगढ़ के लिए आए थे, और आरपीएस कॉलेज के अंदर जिनका हेलीपैड के ऊपर लैंड हुआ था हेलीकॉप्टर, और हम क्षेत्र के 5 दोस्त लोग ये ना गए कि किसी ने मुलाकात नहीं की। इसलिए मैं आपका सवाल जवाब देना चाहता हूँ। क्षेत्र के 5 फौजी अफसर भी थे, कैप्टन थे, सूबेदार थे, आर्मी के जवान थे, क्षेत्र का चेयरमैन था, आपके सतनाली के पंच थे। इस तरीके से 7 लोगों का बकायदा एसपी साहब के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था कि आप विनोद पाली जी अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री के साथ में बात कर सकते हैं, क्षेत्र की पीड़ाओं को बात रख सकते हैं। और हम बकायदा गए, सम्मान सह सम्मान वहां पर काफी चाय देर पानी बाद पिलाया गया। आपको परमिशन मिली थी, आपने बहुत जद्दोजहद की थी, उसके बाद आपको परमिशन मिली थी, ये बात भी आप बताएं। मैं वही तो बता रहा था भाई साहब, आपको स्पेशल प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अलाउ किया गया, और वहां बकायदा, और बकायदा ये कहा गया कि पहले मुख्यमंत्री जी माधवगढ़ के किले में जाएंगे और वापसी में आपसे 5 मिनट की बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, आपका ज्ञापन लेंगे, समस्याएं सुनेंगे। और उसके बावजूद माधवगढ़ की गौशाला के प्रधान और कमेटी को भी बुलाया गया, क्योंकि वहां भी 50 लोग इकट्ठे हुए थे। उनको भी यही झूठ बोल के लाया गया कि आप भी आरपीएस कॉलेज में चलिए, और वहां पर जिस तरीके से हमारे को कॉलेज में नजरबंद करके रखा गया, और एक झूठा आश्वासन आखिरी क्षण तक देते रहे कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी, आपका ज्ञापन लिया जाएगा। लेकिन रामविलास जी जैसे ही उनको पता चला कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र की जनता के लोग कुछ समस्याओं की बात रखने और मांग पत्र देने आए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को मिसगाइड करके न और बरगला के हेलीपैड पे बिठा के न और सीधा उड़ा दिया, उड़ान भर के लेके चले गए। और हम ताकते रह गए, और ताकते क्या ताकते विपक्ष जब के भारत नेता का माता, ये काम नहीं कि विरोध किया जाए? देखिए, और हम भारत माता की जय बोलते रह गए। महेंद्रगढ़ की बात रखने के लिए जो लोग गए थे, भारत माता की जयकारे सुनते सुनते प्रशासन जब तीखे तेवर में आया तो हमने भी तीखे तेवर दिखाए, और रामविलास जी जब हमारे पास में से नीची गर्दन झुका के चले गए, मेरे फौजी कप्तान थे, उन्होंने तो कहा भी था, क्या पंडित जी आप हमें नहीं पहचानते, और वो नीची गर्दन झुका के चले गए। ये मैं जनता को इसलिए साझा करना चाहता हूं कि लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे खेल होते हैं, यहाँ पर सुनने भी नहीं दिया जाता, ये नौटंकियां होती हैं यहाँ पर। बिल्कुल वो नहीं चाहते बिल्कुल। कि क्षेत्र के लोग, आपके महेंद्रगढ़ की कोई पीड़ा मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाए, कुछ बात कही जाए, नहीं सुनने देना चाहते वो लोग, उनको पसंद नहीं है सब। उनके लोग भी सुन रहे होंगे, वो भी ध्यान से सुन लें। कई लोग तो ये कहते हैं, मैं वहां कॉलेज में था तो एक टीचर कह रहा था, भाई साहब ये राजनीतिक अड्डा नहीं है। भाई साहब, मिस्टर लिसन टू मी, मुझे भी पता है इस बारे में, ये राजनीतिक अड्डा नहीं है, लेकिन राजनीतिक अड्डा तुमने बनाया क्यों? ये प्लेटफॉर्म स्कूल कॉलेज था, लेकिन आपने मुख्यमंत्री को बुलाया, आपने मंत्री को बुलाया, यहाँ प्रशासन को बुलाया, यहाँ हमारे सामाजिक लोगों को, तो राजनीतिक अड्डा तो बनेगा ही वहां पर। तो उन लोगों को बरगलाते हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आईएमटी का शिलान्यास हो रहा था, हम लोग ये 3-4 गाड़ियां भर के मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे, लेकिन हमारे को फिर से लीलू साहब के घर में नजरबंद बंद कर दिया। ये सिर्फ इन्हीं के इशारे से होता है। हम कोरियावास में मांग पत्र लेके गए, वहां पे कोरियावास के लोगों को भड़का दिया कि ये तो मेडिकल कॉलेज को छीनने आए हैं। तो इनकी क्या क्या करतूतें बताएं हम, ये इनका खेल होता है ये, कि आदमी को किस तरीके से तोड़ना है, किस तरीके, तो ऐसी नेटवर्क का करतूतें इनकी इशू हो बहुत गया है, होती काफी है। देर हो गई है जी। तो आप निश्चिंत रहे, आने वाला समय कुछ बदलाव का बहुत बहुत स्पीड से आएगा। उम्मीद करते हैं जल्द ही बदलाव हो और महेंद्रगढ़ का विकास हो, ताकि लोग महेंद्रगढ़ को जाने। आज महेंद्रगढ़ को हरियाणा में बहुत कम लोग जानते हैं। भाई साहब, महेंद्रगढ़ का नाम है, लोग मैप में देखते हैं कि महेंद्रगढ़ कहीं पे है,
जब हम करनाल अंबाला अपने साथियों के पास जाते हैं, कड़ा मुंह करते हैं, अरे बालू रेत के बागड़ी आ गए। क्योंकि महेंद्रगढ़ की कोई विशेषता नहीं है। हाँ, पढ़े लिखे जरूर हो गए हैं यहाँ पे, जागरूक लोग, पढ़े लिखे सोसाइटी एक अपने आप में, ये एक एडवांटेज है। लेकिन उसके जी बावजूद ये बाजरा, ग्वार की फली और बालू रेत के लोग, हम बेर खाने वाले लोग, महेंद्रगढ़ में किसी चीज में कमी नहीं है। कमी है तो हमारे विकास की कमी है, शासन की कमी है। लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग बहुत एडवांस है, इसमें कोई कमी नहीं है। आज मैं अगर अपने घर की भी बात करूं तो मेरे बच्चे उलाना देते हैं कि कहाँ घूमने जाएं, कहाँ सामान खरीदें। ये मेरी खुद की, मैं खुद की बता रहा हूं समस्या। ऐसे हर घर में है जो बच्चे घूमना चाहते हैं, जो सामान खरीदना चाहते हैं, जो शहर में जाना चाहते हैं, मॉल में जाना चाहते हैं, या शहर के अंदर जो विशेष तौर से एक एडवांटेज होता है बच्चों के लिए, पार्क में या किसी तरीके और एक्टिविटी होती है, उस तरीके से यहाँ कुछ नहीं है। इनके बच्चे तो रहते हैं गुड़गांव में, दोनों के, चंडीगढ़ में, विदेशों में। बताइए अब। तो ये हालात है भाई साहब, महेंद्रगढ़ के लिए बड़ा ही बहुत बुरा दुख है। हाल है महेंद्रगढ़ का। इस दुख को देखते हुए हमने ये मुहिम शुरू की है कि लोगों से विचार जाने कब महेंद्रगढ़ का विकास होगा, किस वजह से नहीं हो पाया है। इसलिए ही हम आपसे जुड़े थे और लगातार जो समाज सेवी हैं और जो लोग, देख पा रहा हूं आपके साथ काफी लोग बैठे हैं और जो समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं। जी प्रदीप जी, पहले तो मैं अभी सोच रहा करीब था एक कि घंटा। आपका ये लाइव शो मैं गांव के अंदर 100-200 लोगों के बीच में बैठकर आपसे वार्तालाप करूं, क्योंकि जो लोग पाली को अपना गांव बताते जी थे, जो ठेका लेते थे, उनके भी आज बड़े, मैं कहता हूं कि उल्टे गड़े पड़े हुए हैं। तो इस तरीके उन लोगों ने भी कहा था मुझे। तो आपका ये कार्यक्रम बड़ा ही तारीफ काबिल है, और आप हर क्षेत्र के गली मोहल्ले तक जाकर ये सोशल मीडिया पे लाइव प्रोग्राम दिखाएं, लोगों के अंदर बहुत ही जागरूकता, अवेयरनेस, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अवेयरनेस पैदा हो रही है। और यूथ को विशेष तौर से जोड़ के रखें और सवाल जवाब करें। ये नहीं कि आप कैबिन में या सोशल मीडिया पे बैठ के किसी रूम क्रॉस क्वेश्चन करें, आप चलते चलते जनता से भी करें, ताकि लोगों को पता चले, इन निकम्मे लोगों को, कि आम जनता क्या बोल रही है तुम्हारे प्रति। बिल्कुल बिल्कुल, ये और जरूर करेंगे। फिर से मैं आपको बधाई देते हुए आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और हमारे महेंद्रगढ़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया जी। चिंतक, शुभ चिंता आपने की है, उसके लिए बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेंद्रगढ़। धन्यवाद जी। जी विजय महेंद्रगढ़। जी। तो साथियों, आज विनोद जी पाली से हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने महेंद्रगढ़ के बारे में बहुत कुछ बताया। आपको क्या लगा, कितना सही है, कितना गलत है, क्या विकास महेंद्रगढ़ में हो रहा है, कितना हुआ है, क्या कंडीशन है, उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इस लाइव शो में आके अपनी बातचीत रखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं। और लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।